हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज हर जगह चर्चा है नंदीग्राम की। पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम, जहां कैंपेन का आज आखिरी दिन था। ममता बनर्जी का नंदीग्राम, जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं। और इसी नंदीग्राम से आज जो तस्वीरें आई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर कैंपेन करती हुई दिखाई दी। उनके सामने जय श्री राम के नारे लगे। अमित शाह हेलीपैड पर शुभेंदु अधिकारी को गले लगाते दिखाई दिए। और फिर अमित शाह ने कहा कि अगर यहां ममता को हराया तो पूरे बंगाल में परिवर्तन होगा। और ममता ने आज ही आरोप लगाया कि अमित शाह सेंट्रल फोर्सेस को लाकर तृणमूल कांग्रेस के लोगों को धमका रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता के गुंडे लोगों को डरा रहे हैं। आज ममता ने लोगों को कहा उन्होंने शुभेंदु को चुनाव लड़वाया, मंत्री बनाया, लेकिन वो गद्दार निकला। शुभेंदु ने कहा उन्होंने ममता को वोट दिलवाए, तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया, लेकिन ममता ने अपने भतीजे को आगे कर दिया। हालांकि अब लगता है ये लड़ाई ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की नहीं है, आगे बढ़ गई है। अमित शाह ने आज रोड शो किया और ऐलान किया कि ममता बनर्जी यहां बड़े मार्जिन से हारेंगी। ममता ने कहा नंदीग्राम मेरा घर है और मेरे घर में अमित शाह गुंडों को ला रहे हैं। नंदीग्राम में आज मिथुन चक्रवर्ती ने भी रोड शो किया। मिथुन चक्रवर्ती भी ममता की पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, इसलिए ममता ने उन्हें कोबरा कहा और कहा कि उनकी लड़ाई एक गद्दार, एक कोबरा और बीजेपी गुंडों से है। और अमित शाह ने कहा कि उनकी लड़ाई तोलाबाजी से, कटबंदी लेने वालों से और बंगाल में मौत का खेल खेलने वालों से है। ममता का इल्जाम है कि अमित शाह के इशारे पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। सेंट्रल फोर्सेस वोटर्स को डरा रही हैं, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स को धमकी दे रही हैं। और इसके बाद बीजेपी की तरफ से जवाब मिला। ये सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा, इनको एनालाइज करेंगे, नंदीग्राम का मूड समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज की सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर। यह तस्वीर बंगाल की राजनीतिक दशा और दिशा के बारे में आपको बहुत कुछ बता देगी। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर नंदीग्राम के गांव-गांव जा रही है। एक दिन में कई किलोमीटर व्हील चेयर पर बैठकर चलती हैं। गाड़ी छोड़कर कच्चे रास्तों पर व्हील चेयर से जाती हैं। लेकिन आज ममता के सामने उस समय एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हो गई जब ममता और उनके सपोर्टर्स एक गांव से गुजर रहे थे। तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, सामने ममता थी, लेकिन बीजेपी के सपोर्टर्स ने वहां जय श्री राम के नारे लगाए, कई बार लगाए। और बड़ी बात यह थी कि ममता ने अपने सपोर्टर्स को इशारा कर दिया। ममता भी शांति से जय श्री राम के नारे सुनती रही। किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, न विरोध में कोई नारेबाजी की। ममता के सपोर्टर्स खामोश रहे और बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकल गए। चुनाव प्रचार खत्म करके ममता बनर्जी नंदीग्राम के टेंगुआ इलाके में पहुंची। वहां उन्होंने टीएमसी के घायल कार्यकर्ता से मुलाकात की। यहां से ममता बनर्जी अपने घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों ने ममता बनर्जी की कार रोक दी। इस बात से ममता काफी गुस्से में दिखाई दी। ममता बनर्जी ने पूछा पुलिस कहां है, सिक्योरिटी कहां है, इलेक्शन कमीशन के लोग कहां हैं। ममता ने कहा कि यूपी बिहार से आए बीजेपी के लोग चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी इस तरह से कैंपेन कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है।
ambulance in front of my car. Where is the police? Where is the election commission forces? The villagers, they are not getting protection. And how they are behaving now? 6 o'clock is over. Campaign is over now. Time. Now they are doing this political nuisance. I am very cool person, and I want peace. I want free and fair election. That's why I am digesting all this. But police has to do their own duty. And election commission forces, how they are allowing after the campaigning is over, I am going back to my home. Even in the road I cannot go. How they are insulting and they are abusing and accusing, and they are the outsiders. They are the goons. They are from UP, they are from Bihar, and they are the goons. They are afraid. They have lost the match. They should have controlled their workers. दीदी आपको लगता है कोई हिंसा हो सकती है क्या? हम हिंसा नहीं चाहते हैं, इसी के लिए हिंसा का बात नहीं कहेंगे. हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लोकतंत्रों में सबको वोट देने दे और पीसफुल हो. देखो बीजेपी का ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है. ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर है. आज ही होम मिनिस्टर इधर से प्रोवोक करके गया. इसी द सिचुएशन. आज की घटनाएं देखकर लगता है कि पश्चिम बंगाल में मौसम बदल रहा है. 3-4 महीने पहले जब ममता बनर्जी का काफिला सड़क से गुजर रहा था तो आपको याद होगा किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया. ममता ने गाड़ियां रुकवा दी, गाड़ी से उतरी, नारे लगाने वालों को डांटा, जेल भेजने की धमकी दी. बीजेपी ने उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि अब लोग ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगाकर गुजरते हैं और ये कहकर उन्हें चढ़ाते हैं. लेकिन आज ममता बनर्जी चुपचाप बिना रिएक्ट किए वहां से गुजर रही थी. ये बदले हुए हालात का संकेत है. हालांकि ममता ने बीजेपी को जवाब दिया, लेकिन अंदाज अलग था. उन्होंने बांग्ला प्राइड को मुद्दा बनाया, बीजेपी को गुंडों की पार्टी, दंगा कराने वाली पार्टी, डकैती करने वाली पार्टी और न जाने क्या क्या कहा. ममता बनर्जी कह रही थी कि उन्हें गुंडे नहीं चाहिए, उन्हें दंगाबाज नहीं चाहिए, उन्हें वोट चाहिए और जीत चाहिए. पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में हार जीत का फासला काफी बड़ा था. 2011 में यहां जीत हार का अंतर 26% था. 2016 के असेंबली इलेक्शन में शुभेंदु अधिकारी ने इस सीट पर सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को 81,000 से ज्यादा वोट से हराया था. तब शुभेंदु को यहां 1,34,623 वोट मिले थे. लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं. उनका मुकाबला खुद ममता बनर्जी से है. ममता बनर्जी अपनी पब्लिक मीटिंग पे लोगों से बार बार कहती हैं कि बीजेपी को न बंगाल से मतलब है, न बांग्ला कल्चर से मतलब है, इसलिए बीजेपी को बंगाल से भगाना है. তাই বাংলাকে সোনার বাংলা আমরা তৈরি করে দিয়েছি, বিশ্ব বাংলা তৈরি করে দিয়েছি. বিজেপি তো বাংলা বলতে পারে না, বলে বঙ্গাল, আর বলে সোনার বাংলা করবে. সোনার বাংলা, সোনা মানে কি একটা বলতে পারে না, লোকের কানে শুনে শুনে এসে সোনার বাংলা করে.
और ममता जी को दिखाएंगे उन्होंने कुछ नहीं किया, सब भ्रष्टाचार किया। बोले भ्रष्टाचार का ठाकुर दादा पूरा सब कुछ खा लिया और बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। दंगा करके लोग मारा, नोटबंदी किया, लॉकडाउन किया, बैंक बंद किया, राइफियरेंस प्राइवेटाइज कर दिया, रेल बंद कर दिया, कोल बंद कर दिया, सेल बंद कर दिया, बीएसएनएल बंद कर दिया, सबको जवान बंद कर दिया। आगामी 1 एप्रिल माने परशु दिन 1 एप्रिल एमনি আমরা বলি এপ্রিল ফুল করে বোকা বানাই। বিজেপিকে ভালো করে বোকা বানাবেন, ভালো করে বোকা বানাবেন। আর সব ভোট তৃণমূলে দিয়ে আমার ইভিএম মেশিনের চিহ্ন হচ্ছে 2 নম্বরে ভিক্টরি চিহ্ন। এই নন্দীগ্রামে আগামী দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার গড়বে। ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी के लोगों को ठीक से बंगला बोलना भी नहीं आता, वो तो पश्चिम बंगाल का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते। बीजेपी सोनार बांग्ला का वादा करती है, लेकिन बीजेपी के नेता सोनार बांग्ला का नारा भी गलत बोलते हैं। फिर उन्होंने बंगाली कल्चर की बात की, कहा कि बंगाली कल्चर तो पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाई है। ममता बीजेपी पर दंगा करने का आरोप लगा रही हैं, नोटबंदी, प्राइवेटाइजेशन की याद दिला रही हैं। असल में नंदीग्राम में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जिस कदर मेहनत कर रहे हैं, उससे माहौल तो पतला है। नंदीग्राम वो सीट है जिसका इंचार्ज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार नंदीग्राम में पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां रैली कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा हुई। अमित शाह के 2 दौरे हुए। आज भी अमित शाह कैंपेनिंग के आखिरी दिन नंदीग्राम में थे। उन्होंने 3 रोड शो किए, एक पब्लिक मीटिंग की, मीडिया से बात की और दावा किया कि 2 मई दी गई। आज हेलीपैड पर उतरते ही अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को गले लगा लिया और इसके बाद अमित शाह के रोड शो में भी काफी भीड़ उमड़ी। रोड शो के बाद अमित शाह ने कहा, ममता बीजेपी पर इल्जाम लगाती है, लेकिन हकीकत यह है कि ममता की पार्टी के गुंडों ने बंगाल के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। मैं जब यहाँ आया तब एक दुखद समाचार भी मिला। जहाँ ममता दीदी रात को निवास करती है, उससे 1 किलोमीटर के दायरे के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में, जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं, तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट कर मारा जाता है। कल उनकी भी मदमुदार माई की कल मृत्यु हो गई और ममता दीदी स्वयं महिला सुरक्षा की बात करती है। एक कॉन्ट्राडिक्शन को बंगाल की जनता भली भांति जानती है। ममता बनर्जी जवाब देने में देर नहीं करती। अमित शाह ने ममता पर अटैक किया तो ममता ने पलटवार किया और तुरंत किया। कहा कि बंगाल में बीजेपी यूपी के गुंडों को ला रही है, वही गुंडे माहौल खराब कर रहे हैं। ममता ने कहा कि अमित शाह तो खुद कानून तोड़ रहे हैं, उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां घूम रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के कैंपेन में दर्जनों गाड़ियां चलती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को यह सब दिखाई नहीं देता। ইলেকশন কমিশন দেখছেন, আমি ইলেকশন কমিশনকে অনুরোধ করব, কেন বিহারের গুন্ডাদের আপনারা অ্যালাউ করছেন, কেন উত্তর প্রদেশের গুন্ডাদের অ্যালাউ করছেন? একটা গভর্নমেন্টের নিয়ম আছে ইলেকশনে কটা গাড়ি ব্যবহার করতে পারে একটা ক্যান্ডিডেট সবাই কিন্তু সমান। আমি তো দেখছি একজন 30টা-40টা করে গাড়ি নিয়ে ঢুকছে। এমনকি আমি দেখছি হোম মিনিস্টার নিজেও যখন ইলেকশনে আসবে, ইলেকশনের কন্ডাক্টের মধ্যেই পড়ে, সেখানেও আমি দেখছি 100টা প্রায় শুধু পুলিশেরই গাড়ি। এই অবস্থা, সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে পারছে না, এমন অবস্থা। খুনদামি করছে, তাদের 1 তারিখে ভোট দিয়ে এমন করে কবর দেবেন রাজনৈতিকভাবে, যাতে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত বহিরাগত করে দিন, একদম মাঠের বাইরে বার করে দিন। ममता ने जो कहा मैं आपको ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश करता हूं। वो कह रही थी कि कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से कैंपेन में 5 से ज्यादा गाड़ियां नहीं हो सकती, लेकिन अमित शाह के काफिले में 100 गाड़ियां थी।
और वो तो सिर्फ पुलिस की थी, इसके अलावा और भी गाड़ियां थी। और ये कैसे हो सकता है? अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, फिर भी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं। बीजेपी यूपी से गुंडों को बंगाल में ला रही है, माहौल खराब कर रही है, ये कहा ममता ने। और फिर कहा कि इसलिए 1 अप्रैल को बीजेपी को सबक सिखाना है, बीजेपी को बंगाल से बाहर करना है। जब ममता की रैली हो रही थी उसी वक्त नंदीग्राम में अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी का रोड शो था। रोड शो के बाद अमित शाह ने कहा जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिला है उसके बाद उन्हें पूरा यकीन है कि बंगाल में बदलाव होगा। अमित शाह ने कहा कि पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का सबसे आसान रास्ता है कि नंदीग्राम से ममता को हरा दिया जाए। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलब बात, मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताता नहीं है, ये तो जिताओगी ही, मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। मां मानुष माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे। इतने प्रचंड मार्जिन से श्री शुभेंदु अधिकारी को जिताइए। ममता पश्चिम बंगाल को बड़ी अच्छी तरह जानती है। वो जानती है यहाँ पर सिर्फ अपील करने से काम नहीं चलता, इसलिए ममता बार बार अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरती हैं, बीजेपी के सपोर्टर से बिल्कुल ना डरने की बात कहती हैं और अगले ही वाक्य में विरोधियों को डराने की बात भी कह देती हैं। आज ममता ने कहा बीजेपी के लोग भारी हैं, 2 दिन बाद चले जाएंगे, बंगाल में तो हम ही रहेंगे, सेंट्रल फोर्सेस भी चली जाएंगी, बंगाल की पुलिस ही रहेगी, इसलिए चिंता मत करो। इसका मतलब क्या है, समझने वाले सब समझते हैं। और इसके बाद ममता ने क्या कहा, अभी तो चुनाव है इसलिए दिमाग को रखना है ठंडा ठंडा, कूल कूल, लेकिन चुनाव के बाद पंडा का क्या करना है ये बंगाल को पता है। পুলিশের অত্যাচারিয়া দালালি করা বন্ধ করো। পুলিশ মাস্ট ওয়ার্ক ইম্পার্শিয়ালি। বহিরাগত অনেক পুলিশ এসছে, বিজেপি রাজ্য থেকে পাঠিয়েছে এবং তারা গ্রামে গ্রামে ঢুকে অত্যাচার করছে। ভয় পাবেন না, শুনুন, ওরা তো দুদিন, তারপর তো প্রমাণ পায়, তারপর তো আপনারাই থাকবেন, আপনাদের পুলিশই থাকবে। কেন চিন্তা করছেন? ওরা থাকবে ভোট পর্যন্ত, ভোট হয়ে গেলে প্রমাণ পায়, তখন আপনি থাকবেন, তখন ওরা এখানে দালালি করতে আসবে না। ভোট করতে এসছে চলে যাবে, ভোটের সময় একটু কষ্ট করে শান্তিপূর্ণ হয়, কোনো দাঙ্গাতে না গিয়ে, কোনো সংঘাতে না গিয়ে, কোনো ঝগড়ায় না গিয়ে, কোনো পড়াশোনা না দিয়ে। শুনুন, মাথায় রাখবেন, কুল কুল, কুল কুল তৃণমূল, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল, আর ভোট পাবে জোড়া ফুল, ঠিক আছে? মাথা ঠান্ডা, 48 ঘন্টা মাথা ঠান্ডা, ভালো করে ভোটটা কেড়ে করে নিন, তারপরে পান্ডাদের সব অধিকার কি করে কাটতে হয় সে বাংলার মানুষ জানে। ভালো থাকবেন। पंडा का मतलब है अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी और उनका परिवार। ममता कह रही है कि चुनाव के बाद अधिकारी का क्या करना है, पंडा का क्या करना है, ये बंगाल को पता है। ममता ये भी कह रही थी कि बाहर से बहुत पुलिस आई है, बीजेपी राज्यों से लोगों को भेजा गया है और वो लोग गांव-गांव जाकर लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लेकिन आप लोग डरना मत। ममता कह रही थी कि बाहर के लोग तो सिर्फ 2 दिन के लिए हैं, उसके बाद चले जाएंगे, उसके बाद तो आप लोग ही रहेंगे, बंगाल की पुलिस भी यहां रहेगी, क्यों चिंता कर रहे हो? वो लोग तो सिर्फ वोट पड़ने तक रहेंगे, वोट हो जाने के बाद चले जाएंगे, वो चुनाव के लिए आए हैं और चुनाव के बाद वापस चले जाएंगे। ममता जो कह रही थी वो सीधी सीधी धमकी है, डराने की कोशिश है। हालांकि ममता जानते हैं कि सिर्फ डर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जीत के लिए वोट तो सबका चाहिए। नंदीग्राम में वोटर्स की संख्या करीब 2,20,000 है, इनमें करीब 62,000 मुस्लिम्स हैं।
ममता बनर्जी को लगता है कि मुस्लिम वोटर्स एक मुश्त उनके पाले में आएंगे, लेकिन जीत के लिए हिंदुओं के वोट भी चाहिए। इसलिए ममता अब हर पब्लिक मीटिंग में मंत्रोच्चारण करती हैं, चंडी पाठ करती हैं और कलमा भी सुनाती हैं। আজকে প্রচারের শেষ দিন, মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলবো, ওং কালী কালী মহাকালী, কালীকে কালো রাত্রিকে ধর্মাত্ম মোক্ষদে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। মা গো সকলকে ভালো রেখো। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া চেয়ে বলবো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আমি খ্রিস্টান ভাই বোনদের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে বলবো, গড ইজ গুড, গড ইজ গুড, গ্রেট। সবাই ভালো থাকুন। আগামী নির্বাচনে খেলা হবে, বিজেপিকে বোল্ড আউট করা হবে, মাঠের বাইরে বের করা হবে। তবে 1 এপ্রিল আসছে দিন, বিজেপিকে বিদায় দিন। 1 এপ্রিল আসছে দিন, তৃণমূলকে ভোট দিন। ममता फाइटर हैं, पूरा जोर लगा रही हैं, हर फॉर्मूला अपना रही हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी बिल्कुल पीछे नहीं है। वो भी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और ममता को करारा जवाब भी दे रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार शुभेंदु को गद्दार बताती हैं, मीर जाफर कहती हैं, चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दे रही हैं। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झूठा बात बोलने की आदत है उनकी, इसलिए झूठा बात बोल रही है। देखिए 10 साल काम किया ना किया, रिपोर्ट कार्ड तो पास नहीं है। ये सब उल्टा सीधा बात आखिरी दिन में बोलने से क्या फायदा होगा। कितना नौकरी मिला बेरोजगार नौजवान को, वो तो बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को। कितना शिल्पो लाया, निवेश लाया, पीएम किसान आयुष्मान भारत क्यों नहीं चालू हुआ इधर। ये सब काम का बात छोड़ के वो सब ये सब कर रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है, इसलिए आसाम में 2 चरण में, तमिलनाडु में 1 चरण में, केरला में 1 चरण में, और ममता बनर्जी का इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में है, 8 चरण में वोट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में सब मालूम है बुआ भतीजा इधर क्या गुंडाराज चल रहा है। देखिए यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बयाल में रेप किया बीजेपी कार्यकर्ता की वाइफ को, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ओस्मान चक हमारी पार्टी की कार्यकर्ता के ऊपर जो पाकिस्तानी है वो हमला किया, सौमित्र हॉस्पिटल में है ओस्मान चौक के अंदर हमारी जीपी में। ये सब तो लॉ एंड ऑर्डर का तो आप देख लीजिए, अपनी आंख में देख लीजिए। आज नंदीग्राम के चुनाव प्रचार में आखिरी दिन सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती भी दिखाई दिए। शुभेंदु अधिकारी के लिए उन्होंने वोट मांगे। मिथुन चक्रवर्ती ने नंदीग्राम में रोड शो किया। मिथुन ने टेंगुआ मोड़ से नंदीग्राम बस स्टैंड तक करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मिथुन चक्रवर्ती के साथ शुभेंदु अधिकारी और धर्मेंद्र प्रधान भी थे। मिथुन का बंगाल में जबरदस्त क्रेज है, उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर का सुपरहिट गाना बज रहा था। आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में इतनी ताकत क्यों लगा रही है। जवाब साफ है, इस बार बंगाल में बीजेपी को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक अवसर दिखाई दे रहा है। करीब 3-4 साल पहले बीजेपी को लगा कि बंगाल की जनता तोलाबाजी और कटमनी से परेशान है, तृणमूल कांग्रेस के लोकल नेताओं से नाराज है, उनकी गाड़ियां, उनके बड़े बड़े मकान ये देखकर हैरान है। बंगाल की जनता ऐसे नेताओं से पीछा छुड़ाना चाहती है, उन्हें सबक सिखाने के लिए विकल्प ढूंढ रही है। और जब बीजेपी को लगा कि विकल्प न सीपीएम हो सकती है न कांग्रेस, बीजेपी का चांस है, तो फिर जिस असेंबली में पिछली बार 3 सीटें जीती थी, उस असेंबली को जीतने की तैयारी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को 18 सीटें मिली तो हौसला और बढ़ा। ममता एक बात को लेकर हमेशा आश्वस्त रही है कि बंगाल के 30% मुसलमान पूरी तरह उनके साथ हैं। लेकिन यह ममता ने पहली बार गलती की जब जय श्री राम के नारे लगे तो ममता ने नाराजगी दिखाई। बीजेपी ने ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टीकरण, अपीजमेंट के नाम पर कॉर्नर कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने इसको जवाब दिया चंडी पाठ से, जय सिया राम से काउंटर किया।
और इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमित शाह और उनकी टीम बंगाल के वोटर्स को इस बात के लिए कन्विंस कर पाएंगी कि वो निडर होकर वोट दें। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि ममता बनर्जी बुरी तरह हारेगी, बीजेपी 200 से ज्यादा सीट जीतेगी। ये अमित शाह का दावा है। ममता बनर्जी भी लोगों को यह कहकर डरा रही हैं कि वापस तो वही आएंगी, उनके साथ ही लोगों को रहना है, उन्हें इतनी आसानी से राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, और जब वो वापस आएंगी तो गद्दारों को सबक सिखाएंगी। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का चुनाव अब इस बात पर आकर अटक गया है कि कौन किसको कितना डराता है और कौन किससे कितना डरता है। बंगाल के पड़ोस में असम है। यहां भी आज दूसरे फेज का कैंपेन खत्म हुआ। 1 अप्रैल को असम में दूसरे फेज की वोटिंग होगी। असम में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों पर भरोसा करती हैं, वैसे ही असम में कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोका जाए। इसीलिए कांग्रेस ने सभी विरोधी दलों का अलायंस बनाया है और इसमें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी भी शामिल है। चूंकि कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोटर्स पर है, इसलिए बीजेपी हिंदू वोटर्स को एकजुटने में लगी है। आज असम में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाई दिए। धर्मपुर इलाके में जेपी नड्डा की रैली हुई। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान बताते हैं, लेकिन असम की पहचान अजमल नहीं बल्कि गोपीनाथ बोरदोलोई और भूपेन हजारिका जैसे लोग हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस मनमोहन सिंह के नाम पर असम में वोट मांग रही है, लेकिन ये नहीं बताती कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने असम के लिए किया क्या। राहुल गांधी बोलते हैं असम की पहचान बदरुद्दीन है। बोलो असम की पहचान बदरुद्दीन है क्या? बोलो असम की पहचान बदरुद्दीन है क्या? असम की पहचान है तो गोपीनाथ बोरदोलोई है। असम की पहचान है तो भूपेन हजारिका है। असम की पहचान है तो श्रीमंत शंकर देव है। कांग्रेस पार्टी की दलील बड़ी जोरदार क्या कहते हैं कि मनमोहन सिंह यहां से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए असम की जिम्मेवारी होती है कि आप कांग्रेस को वोट दें। यह देखो, वाह रे वाह। अरे मनमोहन सिंह जी ने असम को दिया क्या जो आज असम उनको वोट दे कांग्रेस पार्टी को? गैस की रॉयल्टी मनमोहन सिंह जी को देनी थी, नहीं दे सके। एक हफ्ते के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 8,000 करोड़ रुपए दिया तो असम की जनता को तो वोट किसको देगी? मनमोहन सिंह जी। अच्छा, बोलने में भी शर्म नहीं आती? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है इसलिए वोट दे दो। अरे दिया क्या आपने असम को? क्या मिला असम को? असल में मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के मेंबर थे और उसी दौरान प्रधानमंत्री थे। इसलिए कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस ने असम से एक नेता को प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए कांग्रेस को वोट दो। इसी का जिक्र जेपी नड्डा कर रहे थे। लेकिन यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है सीएए को। कांग्रेस असम के मुसलमानों को यह कहकर डरा रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो सीएए लागू होगा, और सीएए लागू हुआ तो मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, इसलिए कांग्रेस को वोट दो। राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो असम में किसी भी कीमत पर सीएए लागू नहीं होने देंगे। यानी असम में भी जो सियासत हो रही है डर की है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रही है और वही काम असम में कांग्रेस कर रही है। लेकिन आज राहुल गांधी को भी असम में कैंपेन करना था, मौसम खराब था, वो पहुंच नहीं पाए। अब राहुल कल गुवाहाटी जाएंगे, कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे। अब बंगाल हो या असम, हर जगह सियासत तो डरने डराने की है, लेकिन सबसे ज्यादा डरने की जरूरत इस वक्त है कोरोना के वायरस से। कोरोना का डर खत्म कैसे हो सकता है? वैक्सीन लगाने से क्या फायदा होगा? वैक्सीन की बात करने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग, चाहे वो अमेरिका में रहते हो या ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, बहरीन के रहने वाले हो, स्पेन के, अलग अलग टाइम जोन में रहने वाले अलग अलग मुल्कों के लोग मुझे बताते हैं कि वो अब बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख पाते हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड किया हुआ है।
तरीका आसान है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में वो गए, उन्होंने इंडिया टीवी को सर्च किया और इसे डाउनलोड कर लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इंडिया टीवी ऐप पर ट्रांसमिशन बिल्कुल साफ मिलेगा, ऑडियो क्लियर होगा, आज की बात आप देख सकेंगे, सारी खबरें देख सकेंगे, नॉन स्टॉप, कहीं भी कभी भी। और इस वक्त देश में बहुत चर्चा है इस बात की कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है। एक्टर परेश रावल ने 9 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, लेकिन उन्हें कोरोना हो गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 2 मार्च को ली थी और 28 दिन बाद वो आज कोरोना पॉजिटिव हो गए। लखनऊ पीजीआई के एक डॉक्टर का वीडियो काफी चर्चा में रहा, जिसमें दावा किया गया था कि डॉक्टर और उनकी वाइफ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे, इसके बाद भी उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। तो इसलिए कई लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन का फायदा क्या है? अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हो गया तो फिर वैक्सीन लगवाने का मतलब क्या है? वैक्सीन किस काम की? तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना से वैक्सीन ही आपको बचाएगी। वैक्सीन लगने के बाद भी जिन लोगों को कोरोना हुआ, उनका रक्षा कवच भी वैक्सीन ही है। और आज हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली और इसके बाद उन्होंने भी बताया कि वैक्सीन लगवाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको कोरोना हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों को हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन इस बात की गारंटी है कि कोरोना वायरस आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आप सेफ हैं। वैक्सीन आपके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत पैदा करती है। वायरस अटैक करेगा, इन्फेक्शन अगर हो गया तो ना आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ना वेंटिलेटर की। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना आपके लिए एक साधारण फीवर की तरह होगा। अगर हो भी गया तो बिना हॉस्पिटल जाए आराम से घर बैठे आप ठीक हो जाएंगे। ये बहुत रेयर जैसी पोजीशन होती है कि वैक्सीन लगने के बाद भी हो गया, लेकिन अगर हो भी जाता है तो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये समझने की कोशिश करिए कि जो वैक्सीन है इसका जो है, जहां एक तरफ ये हमें प्रोटेक्शन और हमारी सुरक्षा को स्ट्रेंथन करती है, दूसरी तरफ वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको कोविड मान लीजिए होने की संभावना भी होती है तो शायद कोविड के कारण उसके गंभीरता की ओर बढ़ने की संभावना, हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना, आईसीयू में जाने की संभावना, वेंटिलेटर पर जाने की संभावना, प्राणों को बड़े पैमाने पर खतरा होने की संभावना, ये सारी संभावनाएं जो है वो बहुत नगण्य हो जाती हैं। तो ये सुनकर आपको रिलीफ मिला होगा कि अगर वैक्सीन लगा ली, 1 डोज 2 डोज, अगर कोरोना हो भी गया तो आपकी जान को खतरा नहीं होगा। ये इतना प्रोटेक्शन मिलता है इससे। और ये भी रेयरली होता है कि किसी को दोबारा से कोरोना हो जाए, वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए। अब एक और काम की बात आपको बताता हूं। कुछ लोगों के मन में डाउट है कि वैक्सीन असरदार है या नहीं, वैक्सीन से एंटीबॉडीज बनती भी है या नहीं, और अगर बनती हैं तो कितनी बनती हैं, और उनका असर कितना होता है। इन सारे सवालों के जवाब खोजने के लिए रिसर्च इस वक्त हो रही है, जारी है। हमारे देश के 600 डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाने से पहले उनकी बॉडी में कोरोना की एंटीबॉडीज की जांच की गई और फिर डॉक्टर्स को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज देने के बाद भी एंटीबॉडीज की जांच की गई और जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले हैं। जो 600 डॉक्टर्स इस रिसर्च का हिस्सा बने, उनमें से 12 डॉक्टर अहमदाबाद के HCG हॉस्पिटल के हैं। इन डॉक्टर्स से हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बात की। डॉक्टर्स ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के 4 हफ्ते बाद उनके शरीर में एंटीबॉडीज 3 से बढ़कर 58 हो गई। 3 से बढ़कर 58, जबकि कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए इनकी संख्या कम से कम 15 होनी चाहिए। दूसरी डोज लेने के 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज बढ़कर 90 हो गई, 90। कुछ डॉक्टर्स में 130 तक एंटीबॉडीज मिली। कुछ लोगों के मन में यह भी वहम है कि एक बार कोरोना हो गया तो शरीर में एंटीबॉडीज खुद ब खुद बन जाती हैं, इसलिए उन्हें वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है।
डॉक्टर ने यह बात भी क्लियर कर दी है। बताया कि कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो इन्फेक्शन ठीक होने के 2 महीने बाद पूरी तरह खत्म हो जाती हैं ज्यादातर केसेस में, और फिर दोबारा कोरोना हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है। बीइंग ए कोरोना वॉरियर, हमने हमारे एंटीबॉडीज वैक्सीन लेने से पहले भी करवाए थे। साधारणतः जो एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज होते हैं, क्योंकि वैक्सीन जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो सब स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करते हैं, तो हमने एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज करवाए हैं। तो वैक्सीन लेने से पहले मेरे एंटीबॉडीज वाज 2 और 3, लेस देन 12 इज नेगेटिव, 12 से 15 तक इक्विवोकल बोले जाते हैं, और 15 से ऊपर है तो इट सजेस्ट कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। सो वैक्सीन से पहले मेरे एंटीबॉडीज 2 या 3 थे, 2 या 3 बार मैंने करवाए थे। वैक्सीन लेने के पहले डोज के 4 हफ्ते के बाद वो बढ़कर 58 हो गए, यानी कि नॉर्मल लिमिट से करीबन 4 टाइम्स हायर, 15 इज द लिमिट। और दूसरे डोज के 4 हफ्ते के बाद इट वाज 91, यानी कि नॉर्मल लिमिट से 6 गुने ज़्यादा। हमारे कई दोस्तों के 130 तक भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ मैं आपका खास ध्यान दूंगा कि जिन लोगों को पहले कोविड हुआ था, कई ऐसे पेशेंट थे कि जिनको कोविड के बाद 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज बढ़े रहे और 2 महीने होने पर एंटीबॉडीज नेगेटिव हो गए, यानी कि रोग से जो इम्यूनिटी पैदा हुई थी वो लंबी नहीं चली थी। ऐसे डॉक्यूमेंटेड पेशेंट्स जिनके कोविड होने के बाद एंटीबॉडीज नेगेटिव हो गए थे, उनको वैक्सीन के सिंगल शॉट के 1 महीने के बाद 400 तक टाइटर पहुंच गए, जिसका मतलब ये है कि जिनको रोग होता है उनमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति प्रोड्यूस होती है जो लंबी नहीं चलती पर दिमाग के अंदर बैठी रहती है, और वैक्सीन का सिंगल बूस्टर डोज मिलने पर वो इमीडिएटली स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। जिसका मतलब एक ये होगा कि कोविड मुझे हुआ है इसलिए मुझे वैक्सीन नहीं लेनी है, ये बहुत गलत बात है। इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज बिठलानी भी इसी रिसर्च का हिस्सा है। उन्हें भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। डॉक्टर मनोज ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद उनके शरीर में भी 6 गुना से ज़्यादा स्पाइक प्रोटीन्स डेवलप हो गए। अब उन्हें कोरोना हो भी जाए तो कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। डॉक्टर मनोज ने कहा कि लोग बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाएं, और इसका फायदा तो तब पता चलेगा जब कोरोना का अटैक होगा। Nearly 6 times from the normal value। इसमें टोटल IgE एंटीबॉडी नहीं करना होता है, टोटल एंटी स्पाइक एंटीबॉडी करना होता है। कोविड-19 एंटी स्पाइक एंटीबॉडी वही स्पेसिफिक है, वही ये इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन देने के बाद वो पॉजिटिव बढ़ता है, विच गिव्स द इम्यूनिटी टू अस। तो कोविड जो है वो बॉडी के प्रोटीन पे अटैक या स्पाइक प्रोटीन पर अटैक करता है, उसके वहाँ से ही बॉडी हमारे बॉडी के सेल्स में एंटर होता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं अच्छी तरह, उसका क्वांटिटी अच्छा रहता है, तो वो बताता है कि आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये वैक्सीन कोई भी वैक्सीन, all the vaccines available in India as well as abroad, all the vaccine are very effective to protect against the severe COVID-19। जो पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाना होता है, सीरियस इलनेस होती है, डेथ होता है, उसमें से 100% प्रोटेक्शन देता है। डिजीज होगा तो माइल्ड होगा या मॉडरेट होगा, सीवियर 100% नहीं होगा। तो वैक्सीन लेना बहुत हमें जरूरी है। वैक्सीन हमें डेथ में से रोकती है, वैक्सीन इन्फेक्शन को भी रोकती है, लेकिन आफ्टर फुल डोज 2 डोज के लेने के बाद इन्फेक्शन आपको होना काफी कम हो जाता है। निर्णय कपूर ने अहमदाबाद के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर सुनील मेहता से भी बात की। डॉक्टर मेहता अब तक 9000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज कर चुके हैं। डॉक्टर सुनील मेहता ने 1 जनवरी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज ली। अब डॉक्टर मेहता कह रहे हैं कि उनके शरीर में कोरोना वैक्सीन एडमिनिस्टर होने के बाद एंटीबॉडीज तेजी से बढ़ी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, इससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, कोरोना कमजोर हो जाएगा। 28 दिन के बाद और फिर हमने एंटीबॉडी टेस्ट करवाए
वो और भी ज़्यादा निकले। दैट क्या ये इसका मीनिंग ये है कि ये कोविशील्ड वैक्सीन है, ये क्वाइट इफ़ेक्टिव है और उसका जो एंटीबॉडी रहता है वो लंबा समय तक रहता है। अभी 3 महीने और 6 महीने के बाद और हम करवाएंगे, उसके बाद में हमको मालूम पड़ेगा कि कितना आगे बढ़ रहा है। देखें ना तो वैक्सीन बहुत सेफ है। हम हर रोज के अबाउट 300 पेशेंट को वैक्सीन यहाँ दे रहे हैं। मेजर साइड इफेक्ट किसी में हमने नहीं देखा है। माइनर साइड इफेक्ट, थोड़ा फीवर आया, थोड़ा वॉमिट हुआ, थोड़ा बॉडी एक हुआ, वो सब हो सकता है, मगर मेजर साइड इफेक्ट तो अभी हमने देखी ही नहीं है। सो इट इज़ वेरी सेफ एंड एवरीबडी शुड टेक, एंड इफ एवरीबडी टेक्स इट, सब लेंगे तो ही उसका फ़ायदा होएगा। और ये हमारे लिए हम नहीं ले रहे हैं, हम समाज के लिए ले रहे हैं। सो लेना ही चाहिए। और जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उससे ही अच्छी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होएगी, और वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने से ही समाज को फायदा हो सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कोरोना वैक्सीन लगने के बाद इस बात की गारंटी तो नहीं है कि आपको फिर से कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आपको कोरोना फिर से हो भी गया तो वो खतरनाक नहीं होगा, जानलेवा नहीं होगा, साधारण बुखार की तरह होगा। कोविड के वैक्सीन से शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। एक्सपर्ट बताते हैं ये एंटीबॉडीज सभी तरह के बैक्टीरिया और वायरस को मारने में लग जाते हैं, इसलिए खतरा कम होता है। लेकिन वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलता है, पर यह ट्रांसमिशन को रोकती है नहीं, इसका जवाब अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद कोई व्यक्ति वायरस फैला सकता है या नहीं, ये पता लगने में अभी कई साल लग जाएंगे। इसलिए दोनों डोज लगने के बाद भी मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और हाथ बार बार धोते रहना चाहिए। अब आप ये पूछ सकते हैं कि क्या वैज्ञानिकों को अभी तक ये नहीं पता कि 2 डोज लगने के बाद भी ट्रांसमिशन होगा या नहीं होगा, आप किसी और को कोरोना देंगे क्या नहीं देंगे? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जब वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था तो उस समय जल्दी थी, यह जानने के लिए उसे डिजाइन नहीं किया गया था कि ट्रांसमिशन कितना रुकेगा। उस वक्त तो वैज्ञानिक जल्दी से जल्दी यह जानने की कोशिश में थे कि लोगों को वैक्सीन लगाकर मरने से बचाया जा सकता है या नहीं, सीरियसली बीमार होने से बचाया जा सकता है या नहीं, ताकि पूरे मेडिकल सिस्टम पर जो प्रेशर था वो कम हो सके। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा, एक्सपर्ट्स इसके इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन पर होने वाले असर का पता आसानी से लगा पाएंगे। वैज्ञानिक अपने काम में लगे हुए हैं, सरकार अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना फर्ज नहीं निभा रहे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। अब उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना शुरू हुआ है। कल नांदेड़ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, कैसे लोगों ने पुलिस पर हमला किया था। उन लोगों पर क्या एक्शन हुआ, नांदेड़ में अब हालात क्या हैं, नांदेड़ की तस्वीरें मैंने कल आपको दिखाई थी। नांदेड़ में सचखंड हुजूर साहब गुरुद्वारे में पुलिस पर जिन लोगों ने हमला किया था, उस भीड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। इस मामले में 18 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन लोगों के खिलाफ नामजद केस हुआ है उनमें गुरुद्वारा मैनेजमेंट से जुड़े लोग भी हैं। पुलिस का कहना है कि गुरुद्वारे के मैनेजमेंट ने इस बात पर सहमति जता दी थी कि होला मोहल्ला का आयोजन कुछ लोगों के लिए सिंबॉलिक तौर पर किया जाएगा, लेकिन सोमवार शाम 4 बजे के बाद जब जुलूस निकालने का वक्त हुआ तो कुछ नौजवान परंपरा का हवाला देकर पुलिस से भिड़ गए, पुलिस पर तलवारों से हमला कर दिया, बैरिकेड तोड़ दिए, पत्थरबाजी की। इसलिए अब एक्शन तो होगा। ये एक ट्रेडिशनल प्रोसेशन था होला मोहल्ला का, जो होली के बाद निकलता है, होली के दिन निकलता है ये, और उसके तहत हमने उनको बता दिया था कोविड गाइडलाइंस और लॉकडाउन के जो नियम हैं उस हिसाब से उन्होंने स्थगित उसको कर दिया था। वी हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग, 5-6 मीटिंग उनके साथ हो गई थी, लोकल ऑफिसर्स के, कलेक्टर, एसपी दोनों के हो गए थे, जिसके तहत चलते उन्होंने ये स्थगित कर दिया था और उन्होंने तय कर दिया था कि ये सब विद इन गुरुद्वारा प्रेमाइसेस वो सिंबॉलिक करेंगे। बट ये करते करते जब उनके गेट्स वगैरह बंद थे तो कुछ
उपद्रवी लोग गेट के बाहर आ गए और गेट के बाहर आकर उन्होंने कुछ उपद्रव में रहा। जो हम लोग गुरुद्वारा के पास गए, जो लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस हमें परमिशन देती, कुछ लोगों को ही देती और साथ में बाहर जाने देती, तो ये जो पूरा जो तस्वीरें सामने आई, जो शर्मनाक तस्वीरें सामने, वो शायद ऐसी बातें ना होती अगर पुलिस हमें बाहर जाने की परमिशन देती। ये एक्सपेरिमेंट पिछली बार जो दशहरा का होला मोहल्ला था उसमें हुआ था। वहाँ पर हमने उनको हालांकि परमिशन नहीं थी, कोर्ट की भी परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद भी वो निकले और बड़ी संख्या में निकले, और जिसमें कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से उल्लंघन उन्होंने किया था। सचखंड हुजूर साहब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ने पुलिस की बात को कंफर्म किया। गुरुद्वारा बोर्ड के सेक्रेटरी ने माना कि पुलिस से सिंबॉलिक बात हुई थी, होला मोहल्ला की, उसी के बारे में मीटिंग हुई थी। यह तय हुआ था कि सिर्फ परंपरा का मान रखने के लिए कार्यक्रम होगा, लेकिन होला मोहल्ला के नाम पर जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, इसकी निंदा करते हैं। हमने सबने मिलकर ये कोरोना जो बहुत ही स्पीड से पूरे महाराष्ट्र में तो फैल रहा है, नांदेड़ जिले में खास कर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इस वजह से सांकेतिक रूप से जो मर्यादा है 300-350 वर्ष की, वो मर्यादा का भी खंडन ना हो और सांकेतिक रूप से हल्ला बोल का कार्यक्रम मनाने का ऐसा निर्णय गुरुद्वारा परिसर के भीतर ही लिया गया था। 29 तारीख को जो घटना हुई वहाँ पे हल्ला बोल के दौरान, वो बहुत दुखद घटना है, इसका हम निषेध करते हैं। हम कुछ पदाधिकारी के उसमें वहाँ पे एफआईआर में नाम डाल दिए गए हैं, सभी मेंबर साहिबान के, पदाधिकारियों के, तो ये भी बहुत दुखद बात है। हमारी ये विनती है कि आप हमारा उसमें से एफआईआर में से नाम निकाल दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार में अशोक चव्हाण नांदेड़ के गार्जियन मिनिस्टर हैं, उन्हें भी चिंता है। अशोक चव्हाण ने कहा जो हुआ वो ठीक नहीं था, इसलिए हंगामा करने वालों के खिलाफ, पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए, और वही हो भी रहा है। कई पुलिस कांस्टेबल्स पर हमला हुआ है तलवार से, जो जख्मी हुए हैं, और जो बड़े पैमाने पे लोग उन पे टूट पड़े, वहाँ का बैरिकेड तोड़ के अंदर से हल्ला बोल का जो प्रोग्राम, जिसको परमिशन नहीं थी पुलिस ने दी, वो संपन्न करने के लिए जैसे लोग वहाँ टूट कर रास्ते पे दौड़ कर आए और उन्होंने पुलिस पे जो हमला किया, तो बहुत निंदनीय है, गलत है, और ऐसे होने की उम्मीद नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी। गुरुद्वारे के बाबा जी ने खुद ऐसे कोई धार्मिक कार्यक्रम से इस साल हम नहीं करेंगे ऐसा एग्री किया था। पुलिस और कलेक्टर और बाकी प्रशासनों से उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि हम ये प्रोग्राम कोविड के कारण इस साल नहीं करेंगे, और पुलिस ने भी मना कर दिया था। इसके बावजूद लोगों ने प्रोसेशन बैरिकेड तोड़कर रास्ते पे दौड़ कर गए और दौड़ के पुलिस के पीछे लगकर जो पुलिस पे हमला किया है, तो निंदनीय है, गलत है, और नांदेड़ में ऐसी घटना घटना कोई अच्छी बात नहीं है। तो पुलिस निश्चित तौर पे इसकी पूरी तहकीकात करेगी, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार है इस घटना के, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई सरकार बिल्कुल करेगी। अशोक चव्हाण इसी इलाके के हैं, यहाँ के हालात को जानते हैं, खुद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, इसलिए खतरे को समझते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते वक्त फेस शील्ड पहनी थी, ग्लव्स भी पहने हुए थे, पूरे एहतियात से बात की थी, और एहतियात बरती, ये अच्छी बात है। अशोक चव्हाण से सीखना चाहिए। लेकिन अशोक चव्हाण को देखकर मुझे अनिल देशमुख की याद आ गई। कोरोना पॉजिटिव थे, हॉस्पिटल से निकले थे, डॉक्टर्स ने होम आइसोलेशन की हिदायत देकर भेजा था, लेकिन उन्होंने, अनिल देशमुख ने हॉस्पिटल के गेट पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और बिना मास्क पहने। तो ये दो रूप हैं, लेकिन दोनों से सीखना चाहिए। दिल्ली के लोग आज परेशान रहे डस्ट स्टॉर्म से, धूल भरी आंधी से। दिल्ली के मौसम की बात आपको बता दूं, आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन दिन भर डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधी चलती रही। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक इसी तरह के हालात रहेंगे। धूल भरी आंधी की वजह से एक तरफ विजिबिलिटी कम थी, दूसरी तरफ आंखों में धूल जाने से टू व्हीलर चलाने वालों की तो बहुत ही मुश्किल हो गई। लेकिन रात की बात यह थी कि विंड स्पीड बढ़ने की वजह से टेम्परेचर में गिरावट हुई।
कल दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर 40.1 डिग्री था, जबकि आज मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिन तक तेज हवाएं इसी तरह चलेगी और पारा 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 3 अप्रैल से गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।